सारा कुछ मैं ओरल लेकर के चल रहा हूँ अभी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे जो कुछ हो, ठीक है, सभी कुछ अभी मैं ओरल लेकर के चल रहा हूँ। मैथ में भी सब हम केवल टाइप पढ़ रहे हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। और मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और उसमें मुगल काल चल रहा था। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम बाद इतिहास का वीडियो अपलोड होने जा रहा है चैनल पे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, जिससे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आज मैंने प्रयास किया है कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए, ठीक है। और ये एक प्रकार से अब की बार हम लोग इतिहास को लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है, ओरल ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के चल रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। डिटेल में चर्चा नेक्स्ट टाइम जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मुगल काल में सबसे पहले बाबर से शुरू हुआ था। मध्यकालीन भारत की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत में मुगल काल की अगर बात करें तो बाबर से शुरुआत हुई थी। बाबर आपका 1526 ईस्वी में आया था और वहीं से स्टार्ट होता है, 1530 तक ये चलता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र होता है हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं का लड़का होता है ये अकबर, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का भी जीवन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं माना जाए, क्योंकि कुछ लेखक इनके बारे में कुछ लेखकों ने बोला भी है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अंततोगत्वा लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि ये शेरमंडल की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी ना, तो इसलिए कुछ लेखकों ने बोला भी है इसके जीवन के बारे में। तो लेन पुल थे वो, ठीक है, मैंने कराया भी हुआ है, अगर आप नहीं देखे तो पिछली वीडियो जाकर के मेरी देख सकते हैं, तो ठीक है। और उसके आगे क्या, हाँ, जब ये आपका ये अकबर का जन्म हुआ तो फिर ये जो हुमायूं था हाल ही में शेर शाह से हारा हुआ था, तो इसके पास कुछ था नहीं, तो 1542 ईस्वी में इसका अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका भी बचपन कुछ बहुत अच्छे तरीके से नहीं गुजरा है और ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया था अकबर, ठीक है। तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और 1556 से 1605 ये जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब इसने जो भी वो किया है, मतलब 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया है, ठीक है। शासन व्यवस्था ये जो दी हुई है 1556 से 1605 तक, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये किसका पुत्र था, अगर पुत्र की बात करें तो सीरीज चली आ रही, ये मुगल वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। सबसे पहले था आपका बाबर, दूसरा था हुमायूं और तीसरे नंबर का है ये अकबर, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का मुगल शासक था और ये किसका पुत्र था, तो ये हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। ये भी चीज़ें क्लियर हैं। और इसकी माता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी आती जाएंगी हम लोग डिटेल में उसकी चर्चा करते जाएंगे। तो देखते हैं आप लोग इस पे कितने प्रश्न आपको आते हैं, आप जरा टिक करिएगा इसमें, मेरे बोलने से पहले आप उसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था। कालानौर, ठीक है, कालानौर पंजाब में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा अकबर के माता तथा पिता का नाम क्या था, तो अकबर के पिताजी का नाम तो आप पता है, आपको सीरीज चली आ रही, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अर्थात ये अकबर किसका पुत्र होगा। मैंने जब स्टार्ट किया था मुगल काल तो मैंने एक सीरीज लिख दी थी और मैंने कहा था इसको याद कर लेना, बाहु आज से और भी बहादुर हो गया है, ठीक है। तो इसको आप सीरीज अगर याद किए होंगे तो आपको बेहतर तरीके से कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अर्थात यहाँ पे पिता की बात करेगा तो पिता कौन है, इनके पिता, तो ये अकबर के पिता कौन है, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं अकबर के पिता होते हैं। और माता की अगर बात करेगा, माता जी कौन है इनकी, तो माता जी है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था अकबर की। अगला बोल रहा है कि अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था, तो संगीतकार की अगर बात करेगा तो तानसेन थे, तानसेन इनके जो दरबार में संगीतकार थे, ठीक है, तानसेन।
अगला क्या कह रहा है, कह रहा है धर्म को राजनीति से अलग करने वाला शासक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अकबर के बारे में कि धर्म को इसने राजनीति से अलग कर दिया था। भैया राजनीति की अलग चर्चा होगी, धर्म की अलग चर्चा होगी, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अकबर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अकबर का ही होगा। ठीक है, अकबर हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने रखा। पहले प्रयाग था, उसके बाद इलाहाबाद रखा अकबर ने, उसके बाद इलाहाबाद को फिर से प्रयागराज कर दिया गया। क्लियर है ना। तो ये अकबर का ही, अकबर ने ही किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की नोट्स बना सकते हैं और डिटेल में हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एक बार ओरल सारा कुछ मैं ओरल लेकर के चल रहा हूँ अभी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे जो कुछ हो। ठीक है, सभी कुछ अभी मैं ओरल लेकर के चल रहा हूँ। मैथ में भी सब हम केवल टाइप पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले बेसिक पढ़ा था और उसके बाद टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप के बाद इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर की। ठीक है, वैसे ही कम से कम हमको पता तो चले कि हमको पढ़ना कैसे, इतिहास एक्चुअली में पढ़ना कैसे, इतिहास का पढ़ने का एक सिस्टम होना चाहिए, वो हमको पता चल जाए। फिर उसके बाद उसका ओरल जान लें, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे तो इतिहास खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो ठीक है, तो कह रहा है तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के ही समकालीन थे। अकबर, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अगला कह रहा है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, सेम टू सेम किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़े होंगे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के बारे में पीछे हमने सूफी आंदोलन जब आपको पढ़ाए थे। कह रहा वह मुगल शासक जो अनपढ़ था। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो बाल्यकाल था कुछ बहुत अच्छा नहीं बीता है, तो ये अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये अकबर था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, अब ऐसी आशा करता हूँ कि आपको पूरे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ लोगों की क्वेरी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया है इसमें। तो दोबारा लिखना पड़ता है बस, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइट का भी बड़ा झमेला रहता है यहाँ पर। और तो एक बार लिख करके फिर इरेज करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। छोटा छोटा लिखने से क्या होता है, एक ही बार में हम उसको एक चैप्टर को कवर कर देते थे पूरा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम ना हो, हमको हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है दीन ए इलाही धर्म स्वीकारने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था। तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला पहला और अंतिम हिंदू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बीरबल था, बीरबल। ठीक है, बीरबल। और बीरबल के बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था भैया, महेश दास। ठीक है, महेश दास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा भू राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था। तो भू राजस्व के बारे में बात करेगा तो टोडरमल भैया थे, तो आपको पता ही है। और ये आप ये जो जोधा अकबर नाटक आता है इसको देखेंगे तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है मतलब याद ही हो जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो बाकी टाइम कहाँ होता है, यही पढ़ लो, नाटक वाटक के चक्कर न पढ़ो। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, भू राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख कौन था, तो टोडरमल थे, टोडरमल साहब। टोडरमल की ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टोडरमल। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, अर्थात अकबर का मकबरा कहाँ पर बना है। जैसे अगर मैं बात करूँ बाबर के मकबरे की, तो बाबर का आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। तो वैसे ही अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदर में बनाया गया, सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में बनाया गया था। ठीक है, तो इतना आप देख लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी जो भी मन हो वो कर लो। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी अकबर से ही प्रश्न करवा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। नेक्स्ट है आपका ये। ठीक है, देख लो इसमें क्या क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे। तो अकबर के नौरत्नों में से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। क्या पूछता है कि भैया निम्न में से कौन सा अकबर के नौरत्नों की सूची में शामिल नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा अकबर की नौरत्न की सूची में शामिल है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये आपको याद करने पड़ेंगे नौरत्न जो भी हैं, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मान सिंह और तानसेन, मुल्ला दा प्याजा, फकीर आजिउद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है,
तो ये इसने एक नवरत्न बनाए थे, मतलब नवरत्न बनाया था, उसमें से इतने लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, इनसे तासला करने के लिए कभी अगर कोई भी तासला होती थी तो मतलब अपने नवरत्नों से बात करता था, किसी गंभीर विषय पे चर्चा अगर करनी होती थी तो। ठीक है, तो चलो अब उसके आगे क्या है आपका, कह रहा अकबर के निर्माण का मतलब क्या है, अकबर ने कौन कौन सी चीज़ें निर्माण कराई। कभी कभी इससे भी प्रश्न आता है, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। तो अकबर के निर्माण में आगरा का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कि आगरा का किला किसने बनवाया था। अकबर और शाहजहां में आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आगरा का किला किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है फतेहपुर सीकरी। अगर दिल्ली के लाल किला की बात करेगा तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन अगर आगरा के किले की बात करेगा तो आगरा का जो किला है वो किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर को जो बसाया था इसी ने बसाया था, अर्थात फतेहपुर सीकरी शहर जो इसने बसाया था अकबर ने ही बसाया था। फतेहपुर सीकरी याद कर लेना, फतेहपुर सीकरी अकबर। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में ही आपका ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा जो बनवाया था इसने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाया था, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में ही पड़ता है। और ये जो आपका पंचमहल है ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में ही है। और आपका ये जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है ये भी आपकी फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, तो ये याद रखना, फतेहपुर सीकरी शहर को तो बसाया ही था इसने, प्लस पॉइंट बुलंद दरवाजा वहां पर बनाया था। बुलंद दरवाजे से क्वेश्चन आता है कि किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद इसने बनवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था 1572 ईस्वी में। आगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रार्थना गृह इसी ने बनवाया था, अकबर ने, प्रार्थना गृह और हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा और प्रार्थना गृह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सब अकबर द्वारा निर्माणाधीन थे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा अकबर के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। कार्यों में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य अकबर ने किया था या फिर नहीं किया था। तो अकबर के कार्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना इसने करी थी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी, अकबर ने करी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू शासक कौन सा था, अभी पीछे पढ़ के आए हो, बीरबल। ठीक है, महेश दास, दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला। अगला है इबादत खाना। इबादत खाने का भी ये इसने मतलब इबादत खाना बनवाया था इसने, और मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया था, और जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था इसने। जजिया कर को पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये विधवा जो विवाह होते थे, सॉरी विधवा मतलब सती प्रथा जो होती थी, सती प्रथा को बंद कराने में भी इसका योगदान रहा। मतलब ये इसका विरोधी था कि सती मतलब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करो कि वो मतलब उनका विधवा विवाह हो और ये सती प्रथा वाली प्रथा जो है बंद हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। और ये आपका आगे मैंने नोट टाइप से क्या डाला हुआ है कि 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय। तो अकबर द्वारा गुजरात विजय 1572 ईस्वी में होती है। और गुजरात विजय की बात करता क्या है, यहाँ पर आप नोट बना करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना। गुजरात विजय के बाद ये क्या करता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकबर द्वारा गुजरात विजय, और गुजरात विजय के बाद ऐसे लिख लेना यहाँ पर, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, ये किसके किसके बीच में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और अगर
देखें तो भैया इसमें विजय की अगर बात करें, अगर हम इतिहास के पुस्तकों की बात करें तो उसमें अकबर को ही माना गया है, लेकिन अकबर ने खुद लिखा है, ठीक है, कि मतलब ना महाराणा प्रताप कभी हारे ना हम कभी जीते, ठीक है, ये चीज़ें हैं कि मतलब ना कभी कहा जाएगा कि इनको ये हारे हैं ना कभी ये जीते हैं, मतलब दोनों में बराबरी का जो भी युद्ध हुआ है जब भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है 1595 ईस्वी में, आप याद रखना इसमें ये पॉइंट याद रखना कि सम्राट की उपाधि इसको जो अकबर को अकबर सम्राट जो कहा जाता है, तो इसको सम्राट की उपाधि कब दी गई थी, तो 1595 ईस्वी में दी गई थी। 1595 ईस्वी में क्या करता है, दक्षिण भारत पर विजय हासिल करता है, साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत पर ये विजय हासिल करता है और इसको सम्राट की उपाधि मिलती है, सम्राट की उपाधि ये धारण करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अकबर से इतना ही ओरल मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अकबर के बाद अब कौन आएगा, तो अकबर के बाद अब आएगा जहांगीर। तो जहांगीर की हम चर्चा करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।